जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल प्रभाव एंड वैद्युत कण संचलन और एक अन्य टॉपिक बरौनी गति पर चर्चा करने वाले हैं। इन तीनों में से एक आपके 12th बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वह टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं या वैद्युत कण संचलन क्या है या बरौनी गति से आप क्या समझते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस तरह से स्टेशन पर यह अनाउंस किया जाता है कि रेल यात्रीगण कृपया अपने सामानों की रक्षा खुद करें, तो उसी प्रकार से आपको अपने 5 अंकों की रक्षा खुद करना है और आपका कर्तव्य है कि आप इसे कैच करें या ना करें, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट एंड वैद्युत कण संचलन के इतिहास की ओर चलते हैं, इसकी शुरुआत की ओर चलते हैं। यह कहाँ से टर्म आया है? तो यह टर्म आपके कोलॉइड विलयन के गुण से लिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का गुण होता है उसी में ये दोनों टॉपिक को चर्चा किया गया है। तो उसके गुण को हम यहाँ पर दोहरा देते हैं एक बार। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का गुण होता है कि यह विषमांगी होता है। दूसरा गुण होता है कि इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराए हुए हैं। इसके बाद इसके कण जो हैं वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ इसके सभी पार्टिकल पर आवेश होता है, जिसका पता हम वैद्युत कण संचलन विधि से ज्ञात करते हैं और यह बरौनी गति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसी में हम टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन और जाके बरौनी गति पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टिंडल प्रभाव को अपने अंदाज में समझते हैं। तो जो टिंडल प्रभाव है उसे समझने के लिए हम आपको यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं और इसी से समझ में आएगा और आप लिख भी पाइएगा। तो टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव सबसे पहले यह जानिए कि यह कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है। तो कैसे होता है? इसके लिए हम किसी बर्तन में कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं। जब किसी बर्तन में कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं और उससे हम किसी प्रकाश स्रोत की मदद से प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं उसमें प्रकीर्णन होता है और वह प्रकीर्णित होकर चमकने लगता है, दिखने लगता है, जिससे ये प्रकाश गमन करने का पथ नज़र आ जाता है, जिसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर मन में सवाल उठता है कि यह प्रकीर्णन क्या है और इस पर जब प्रकाश स्रोत पड़ता है तो यह प्रकीर्णित कैसे हो जाता है? तो प्रकीर्णन आप 10th में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो जो प्रकीर्णन है आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वायुमंडल में क्या होते हैं? जलवाष्प होते हैं, धूलकण होते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित धूलकण जलवाष्प पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो ये जो धूलकण है यह सभी प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशाओं में उसे फैला देती है। इसका मतलब यह समझिए कि कोई वस्तु है वह सभी प्रकाश को अपने अंदर सोख लेती है और उसे चारों दिशाओं में फिर फैला देती है, लेकिन वह पहले सोखती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपका मन में सवाल उठता होगा कि जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन, जो प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो आपके घर में सीधी रोशनी पड़ने के कारण अंधेरा हो जाता दिन में भी। प्रकाश के प्रकीर्णन देखिए, प्रकाश अगर आप प्रकीर्णन नहीं होता तो यह सीधा प्रकाश चलता और आपके घर के अंदर जो है ना प्रकाश नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर भी उजाला होता है। यह कैसे होता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर की खिड़की के सामने
से प्रकाश जाता है, तो जब ये यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो आपको यहाँ पर बहुत सारा धूलकण दिखाई देता है, यह नज़र आता है आपको। तो इसी धूलकण पर वो प्रकाश पड़ती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर आपके घरों में जाती है, प्रकिरणित होकर आपके घरों में भी प्रकाश चला जाता है, जिससे आपका घर उजाला दिखाई देता है दिन में। तो वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वही घटना टिंडल प्रभाव में भी होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, टिंडल प्रभाव के लिए आवश्यक शर्त जो होते हैं, इससे पहले हम आपको टिंडल प्रभाव को एक बार और भी बता देते हैं। देखिए, टिंडल प्रभाव को इस तरह से आपको लिखना है कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ये आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें टॉर्च को हम बार रहे हैं, अर्थात प्रकाश को प्रवाहित करते हैं। जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस प्रकाश का पथ यहाँ पर नजर आने लगता है कि यह प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से प्रकाश को गमन कराया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उस प्रकाश से प्रकीर्णित हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर उसके दिशा को प्रदर्शित करने लगते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त है कब टिंडल प्रभाव जो है ना प्रदर्शित करेगा। तो इसमें जो है ना लाइट का वेवलेंथ, अर्थात लाइट का तरंगदैर्घ्य कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के लगभग बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल का आकार लगभग लाइट के वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य का बराबर होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर आप मान लीजिए एक रस्सी को फेंकते हैं यहाँ पर, तो रस्सी जो है इस तरह से आपके सामने हो जाता है, तो इसी से आप तरंगदैर्घ्य को समझ सकते हैं। इसमें आपका एक ऊपर का सिरा होता है जिसे शीर्ष कहते हैं और नीचे का सिरा होता है गर्त। तो दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच के दूरी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ तक की दूरी, इसी को वेवलेंथ कहा जाता है। दो लगातार शीर्ष अथवा गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तो जो टिंडल प्रभाव के पार्टिकल जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए लाइट के, तभी वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आप बात करते हैं बरौनी गति क्या होते हैं। यह भी आसान ही है कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव होता है या नहीं भी होता है तो उसके जो कण होते हैं वह हमेशा जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहते हैं, इसी गति को बरौनी गति कहते हैं। अर्थात जब कोलॉइडल सॉल्यूशन का कण हमेशा टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहता है, इसी गति को बरौनी गति कहते हैं। इस तरह से आपको उदाहरण दे देना है। और जो बरौनी गति का नाम है वह रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ही इस गति का खोज किया था कि किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन का कण हमेशा जिगजैग मोशन में गति करते रहता है, जिस कारण से इसका नाम बरौनी गति कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा बड़ा भी है। अगर आप इसे लिखिएगा तो आपका एक पन्ना या डेढ़ पन्ना में आ जाए, एक पन्ना या आधा पन्ना में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको चित्र की मदद से समझा देंगे ताकि आप खुद से भी इसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कोलॉइडल सॉल्यूशन पर आवेश की प्रकृति कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव का पता लगाने का एक विधि है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि विद्युत कण संचलन कोलॉइडल सॉल्यूशन पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, अर्थात आवेश जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण पर कौन सा आवेश है उसका पता लगाने के लिए जिस विधि का हम यूज करेंगे उसे ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस विधि के लिए सर्वप्रथम हम यू आकार का एक नली लेंगे। उसके अंदर जो है पहले तो हम यू आकार का नली लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम सर्वप्रथम यू आकार का एक नली लेते हैं और जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड को जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमें जिस भी कोलॉइडल सॉल्यूशन पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना होता है उसको हम इसके अंदर भर देते हैं।
भरने के पश्चात हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जिससे इसके अंदर संचलन होने लगता है, कंपन होने लगता है। और कण की जो है ना दिशा किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर होती है। अगर कण की दिशा जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगी, इस तरफ होगा कण की दिशा, अगर कण इस तरह भागने लगेगा इस तरफ निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वह उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव की तरफ कोलोइडल सॉल्यूशन का कण भागने लगेगा तो वह निगेटिव चार्ज होगा। मतलब यही है कि निगेटिव की तरफ अगर कण जाएगा तो वह पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव के तरफ ही निगेटिव का आकर्षण होता है और निगेटिव के तरफ ही पॉजिटिव का आकर्षण होता है। तो इस तरह से वह गमन करते हैं। इस तरह से आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और हमारे साथ आप भी सुनिए और इसे बोलने का प्रयास कीजिए, और इसे आप नोट कर सकते हैं कि विद्युत कण संचलन आवेश की प्रकृति का पता लगाने का एक विधि है, जिसमें हम एक यू आकार का नली लेते हैं और जिसके दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है, और उस इलेक्ट्रोड को उस नली में जोड़कर उसे विद्युत धारा से भी जोड़ दिया जाता है। हमें जिस भी कोलोइडल सॉल्यूशन के आवेश की प्रकृति का पता लगाना होता है, उसे हम इसके अंदर भर देते हैं। भर देने के पश्चात इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के पश्चात इसमें संचलन होने लगता है, कंपन होने लगता है। अगर इसके कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का मोशन या गति जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा तो वह पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा तो वह निगेटिव चार्ज होगा। अतः इस प्रकार से आपका आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।